सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बीए प्रथम सेमेस्टर के जो भी सिलेबस पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, इस पाठ्यक्रम को हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वह है शिक्षा का अवधारणा। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, शिक्षा की अवधारणा के बारे में हमने 2 क्लास पढ़ चुका है, जिसमें शिक्षा का अर्थ, प्रकृति, परिभाषा और विषय क्षेत्र, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने इसमें पढ़ ली। इसमें अगला हम लोगों का टॉपिक है शिक्षा की कुछ भ्रामक अवधारणाएं। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इसमें कि शिक्षा की कुछ भ्रामक अवधारणाएं का तात्पर्य किससे है। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो विद्या को ही शिक्षा मान लेते हैं। विद्या को ही क्या मान लेते हैं? शिक्षा मान लेते हैं। अतः विद्या बनाम शिक्षा, ठीक है, ज्ञान बनाम शिक्षा, शिक्षण बनाम शिक्षा और प्रशिक्षण बनाम शिक्षा, अतः लास्ट वाला साक्षरता बनाम शिक्षा। इस तरह से हम लोग पढ़ें कि शिक्षा और विद्या में क्या डिफरेंसेज हैं। तो आप लोगों को बताया गया कि शिक्षा जो शब्द है यह बहुत ही व्यापक है। क्या है? व्यापक है, अतः बहुत ही विस्तृत है। शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। ठीक है, लेकिन शिक्षा को मुख्यतः 2 अर्थों में प्रयोग में लाया जाता है। एक होता है संकुचित अर्थ, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है व्यापक अर्थ। दूसरा क्या होता है? व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थों के अंतर्गत हम विद्यालय के बारे में पढ़ते हैं, है ना, विद्यालयी शिक्षा से लेते हैं। और व्यापक का तात्पर्य आजीवन से लेते हैं। उसी तरह से जो विद्या शब्द है, इस विद्या शब्द का तात्पर्य किससे है? विद्या शब्द का तात्पर्य प्राचीन समय में या प्राचीन काल में जो भी शिक्षा शास्त्री या दार्शनिक हुआ करते थे, उन्होंने शिक्षा शब्द को विद्या शब्द के रूप में प्रयोग करते थे और विद्या के माध्यम से व्यक्ति का एक उद्देश्य निर्धारित करते थे, और वह जो उद्देश्य होता था वो क्या होता था? आत्मानुभूति होता था। क्या होता था? आत्मानुभूति। आत्मानुभूति को हम मोक्ष के भी रूप में स्वीकार करते हैं। किसके रूप में जानते हैं? मोक्ष के रूप में भी जानते हैं, है ना। जैसा कि आपने नाम सुना होगा आचार्य शंकराचार्य महोदय जी का। उन्होंने एक फेमस परिभाषा दिया है, शंकराचार्य महोदय जी ने। वो परिभाषा क्या है? तो आप लोगों को बताया गया है, क्या है? सा विद्या या विमुक्त, है ना। अतः विद्या के माध्यम से बालक क्या करे? मोक्ष की प्राप्ति करे। इस प्रकार की प्राचीन काल में विद्या शब्द की अवधारणा या कॉन्सेप्ट को समझा जाता था। जबकि क्या है? तो यह एक संकुचित रूप है। क्या है? संकुचित है। जबकि यहाँ पे जो विद्या शब्द है, उस विद्या शब्द को संकुचित अर्थों में प्रयोग करते हुए शिक्षा शब्द को व्यापक अर्थों में जाना जाता है। किस अर्थों में जाना जाता है? व्यापक अर्थों में। जबकि विद्या शब्द क्या है? संकुचित अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? विद्या और शिक्षा में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक, अगला जो शब्द है इसको हम लोग देखते हैं। पहले इसे मिटा देते हैं। ये समझिए कि यहाँ पे डिफरेंसेज आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है ना, विद्या बनाम शिक्षा, उसके बाद से ज्ञान बनाम शिक्षा। बहुत लोग ज्ञान को ही शिक्षा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो ज्ञान को ही शिक्षा मान लेते हैं। जबकि ज्ञान का कॉन्सेप्ट संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने से होता है। किससे होता है? संक्षिप्त
जानकारी प्राप्त करना। आसपास परिवेश के अंतर्गत कहीं भी आप किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे समाचार पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा किस देश में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों को जान लीजिए। अपने बगल में, अपने पड़ोसी के घर में क्या हो रहा, इन चीज़ों के बारे में अगर जो जान लिए, सामान्यतः जानकारी प्राप्त कर लिए, इन चीज़ों को हम ज्ञान के संदर्भ में लेते हैं। जबकि जो शिक्षा होता है यह व्यापक होता है, जीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है, और ये जो ज्ञान होता है यह शिक्षा का ही क्या होता है, एक अंश होता है। क्या होता है, एक अंश होता है। अतः ज्ञान क्या है, एक संकुचित रूप है, जबकि शिक्षा क्या है, एक व्यापक रूप है। समझ में आया होगा आप लोगों को यह भी। उसके बाद से अगला जो आप लोगों का टॉपिक वह है शिक्षण। क्या है, शिक्षण। ठीक है, हम लोग शिक्षण के बारे में जानेंगे। शिक्षण क्या है, देखिए शिक्षण बनाम शिक्षा। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो शिक्षा और शिक्षण को एक समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, शिक्षा और शिक्षण एक है। जबकि जो शिक्षण है यह सिर्फ और सिर्फ सीखने सिखाने की प्रक्रिया तक ही सीमित है, जिसके अंतर्गत जो शिक्षा शब्द है वह क्या है, एक व्यापक अवधारणा है। क्या है, व्यापक अवधारणा है। अतः शिक्षा के अंतर्गत ही शिक्षण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि शिक्षा क्या है, व्यापक स्वरूप है। शिक्षा क्या है, व्यापक स्वरूप है। और शिक्षा के अंतर्गत अगर जो बालक को अध्यापन के माध्यम से या शिक्षण के माध्यम से किसी चीज़ को जानकारी दी जाए, वह जो प्रक्रिया होती है, वह जो घटना घटित होती है, इस घटना या इस क्रिया को हम किस रूप में जानते हैं, शिक्षण के रूप में जानते हैं, जो क्या है, एक संकुचित है। क्या है, संकुचित। अतः शिक्षा और शिक्षण में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, बालक आजीवन सीखता रहता है। शिक्षा के माध्यम से बालक क्या करता है, आजीवन कुछ न कुछ सीखता रहता है। जबकि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का 3H क्या है, 3H, इन सभी चीज़ों का विकास किया जाता है। हेड, हार्ट एंड हैंड, है ना। इसका हेड, हार्ट एंड हैंड का तात्पर्य किससे है, तो सिर, मस्तिष्क और हाथ से है। इन सिर और मस्तिष्क, हाथ का विकास शिक्षण के तहत शिक्षा के अंतर्गत ही की जाती है। अतः शिक्षा और शिक्षण में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है ना। इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं प्रशिक्षण। ठीक है, प्रशिक्षण। ठीक है, प्रशिक्षण और शिक्षा, प्रशिक्षण और शिक्षा। देखिए प्रशिक्षण, शिक्षा के बारे में आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है। क्या है, व्यापक अर्थ है, व्यापक स्वरूप है। प्रशिक्षण क्या है, संकुचित है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, लोगों को किसी विशेष प्रकार के तथ्यों के बारे में क्या किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों को किसी विशेष तथ्यों के आधार पर उनके अंतर्गत उन्हीं तथ्यों की क्या की जाती है, कौशलों का विकास किया जाता है। क्या किया जाता है, कौशलों का विकास किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हाथी, ठीक है, सर्कस में कार्य करती है, तो सर्कस के लिए हाथी को क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। शेर सर्कस में अपना कला दिखाता है, तो शेर को क्या किया गया, प्रशिक्षित किया गया। क्या किया गया, प्रशिक्षित किया गया है। इसी तरह से अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहे हैं, सीखने सिखाने से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो अध्यापक को भी क्या किया गया है, प्रशिक्षित किया गया है। अतः शिक्षा का एक संकुचित अर्थ प्रशिक्षण है। ठीक है, यहाँ तक ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिक्षण और प्रशिक्षण को एक समझ लेते हैं। लेकिन शिक्षण में क्या होता है, सामान्य तथ्यों की जानकारी दी जाती है, जिसमें पाठ्यक्रम का ज्ञान भी सम्मिलित होता है। लेकिन प्रशिक्षण क्या होता है, विशेष प्रकार के परिस्थितियों के अनुरूप इनके अंतर कौशलों का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। क्या किया जाता है, कौशलों का विकास किया जाता है, जो प्रशिक्षण होता है। और ये दोनों क्या होते हैं,
अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद से अगला आप लोगों का आता है साक्षरता। क्या है? साक्षरता। बहुत लोग साक्षरता और शिक्षा को एक समझ लेते हैं, लेकिन साक्षरता भी क्या है? संकुचित है। साक्षरता के माध्यम से व्यक्तियों के अंदर 3R का विकास किया जाता है। 3R का तात्पर्य किससे है? लिखना, पढ़ना और सामान्य गणना से। इससे सामान्य गणना से। ठीक है, लिखना का तात्पर्य राइटिंग से। ठीक है, पढ़ना का तात्पर्य रीडिंग से। ठीक है, सामान्य गणना का तात्पर्य अर्थमेटिक्स से। इससे अर्थमेटिक्स से। अतः यह 3R क्या है? शिक्षा का एक संकुचित रूप है। शिक्षा का क्या है? संकुचित रूप है। शिक्षा क्या है? व्यापक है, जबकि साक्षरता क्या है? संकुचित है। अतः जो भी निरक्षर लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं किया है किसी कारणवश, ऐसे छात्रों को साक्षरता के माध्यम से क्या किया जाता है? सामान्य जानकारी दी जाती है, जिसे हम साक्षरता के रूप में जानते हैं। अतः शिक्षा और साक्षरता में भी डिफरेंसेज हैं। इस तरह से आप लोगों ने शिक्षा से संबंधित कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों में बहुत से लोग क्या होते हैं? भ्रम में पड़े होते हैं और सबको शिक्षा के ही रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यह जो धारणा होती है लोगों के अंदर, यह क्या होती है? इन सब चीज़ों के रूप में समाप्त हो जाती है। समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद से हम लोग जानेंगे कि शिक्षा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में। ठीक है ना? देखिए, शिक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, और वो कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, जिनमें पहला है ये शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में। किस रूप में? तो शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में। किन किन प्रक्रिया का तात्पर्य? तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया। इसको ऐसे जानना है, सिर्फ 2 तथ्य आप जानिए कि शिक्षा किसको देना है। तो शिक्षा एक बालक को देना है। किसको देना है? बालक को देना है। ये क्या है? बालक है। और ये बालक कहाँ निवास करता है? कहाँ निवास करता है? समाज में निवास करता है। ये क्या है? मान लीजिए आपका समाज हो गया। क्या होगा? समाज होगा। तो बालक को कहाँ पे निवास करना है? तो समाज में निवास करना है। तो बालक को कैसा ज्ञान दिया जाएगा जिससे वह समाज में अपने आप को समायोजित कर ले? तो सामाजिक ज्ञान दिया जाएगा। इसलिए शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज के अनुरूप बालक के व्यवहार में क्या किया जाता है? परिवर्तन लाया जाता है। इसलिए शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। और यह एक प्रकार का कोटेशन भी है, परिभाषा भी है। किसने कहा है? तो जॉन डेवी महोदय ने कहा है। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को पहला पॉइंट। दूसरा जो इसमें प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, तो शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा की कैसी प्रक्रिया है? तो शिक्षा विकास की प्रक्रिया। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। क्या करना? सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास के लिए बालक के 2 पक्षों पर विशेष बल दिया जाता है। एक होता है व्यक्तिगत पक्ष और दूसरा होता है सामाजिक पक्ष। क्या होता है? सामाजिक पक्ष। व्यक्तिगत पक्ष के अंतर्गत बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, ये सभी पक्ष आ जाते हैं। और सामाजिक के अंतर्गत सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, यह सभी पक्ष सम्मिलित हैं। अतः इन सभी पक्षों का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है? तो शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा किसकी प्रक्रिया है? तो एक विकास की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से बालक का क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। समझ में आया? उसके बाद से अगला है शिक्षा एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? संश्लिष्ट
प्रक्रिया है। संश्लिष्ट का तात्पर्य क्या है? संश्लिष्ट का तात्पर्य क्या है? जैसे आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा विश्लेषण, ठीक है, वैसे एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा संश्लेषण, ठीक है। विश्लेषण का तात्पर्य क्या है? किसी वस्तु को अलग अलग भागों में तोड़ देना। और संश्लिष्ट का तात्पर्य क्या है? कि सभी अलग अलग तथ्यों को एक साथ समाहित कर लेना, संश्लिष्ट का तात्पर्य, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। तो शिक्षा क्या है? एक संश्लिष्ट प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए कि एक बालक को शिक्षा प्रदान किया जा रहा है, एक बालक को शिक्षित किया जा रहा है, विद्यालय के माध्यम से शिक्षित किया जा रहा है, तो बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, इन सभी तथ्यों का क्या होता है? विकास उस बालक के अंदर होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बालक किसी विद्यालय के माध्यम से किसी पाठ्यक्रम का बोध कराया जाता है, अध्ययन कराया जाता है, तो बालक सिर्फ उस पाठ्यक्रम का ही जानकारी अपने अंदर विकसित करता है, ऐसा नहीं है। बालक के सभी पक्षों का विकास होता है, इसलिए शिक्षा को एक संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में जाना गया है, ठीक है। उसके बाद से अगला है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति क्या होता है? गतिमान होता है। क्या होता है? गतिमान होता है, गतिशील होता है, या हम कह सकते हैं कि क्रियाशील होता है। क्या होता है? क्रियाशील होता है। व्यक्ति के पास, व्यक्ति जब शिक्षित होता है तो उसके बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है, उसके शारीरिक पक्षों का विकास होता है, जिसके माध्यम से बालक किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या होता है? क्रियाशील होता है, गतिमान होता है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा क्या है? एक गतिशील प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षा क्या है? तो एक गतिशील प्रक्रिया है। इसी तरह अगला, शिक्षा एक दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा एक दो ध्रुवीय प्रक्रिया है या द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का कोटेशन है जिसे जॉन एडम्स महोदय ने कहा है। किसने कहा है? तो जॉन एडम्स महोदय ने कहा है। इन्होंने कहा कि शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं, एक तरफ शिक्षक होता है और एक तरफ क्या होता है? छात्र होता है। आपको पता है कि प्राचीन वैदिक काल के अंतर्गत शिक्षक अपने छात्रों को ज्ञान प्रदान करता था। तो वह ज्ञान कैसा ज्ञान होता था? तो वह अपने अंदर निहित जो ज्ञान होता था, जो अभिव्यक्ति होती थी, जो व्यवहार होते थे, उन्हीं को क्या करता था? अपने छात्रों को शेयर करता था। कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं हुआ करता था। अतः जो भी ऋषि मुनि शिक्षक के रूप में होते थे, उनके अंदर जो भी अंतर्निहित ज्ञान होती थी, उन्हीं ज्ञान को अभिव्यक्त अपने छात्रों के सम्मुख करते थे। अतः उस समय पे शिक्षा के दो ध्रुव बताए गए थे। एक तरफ शिक्षक होता है, एक तरफ छात्र होता है। शिक्षक अपने अनुभव ज्ञान को अपने छात्रों को साझा करता है। इसलिए शिक्षा को दो ध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में क्या है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। क्या है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। और ये भी क्या एक प्रकार का कोटेशन है, जिसे किसने कहा है? तो जॉन डीवी महोदय। जॉन डीवी एक प्रयोजनवादी विचारक थे। इन्होंने कहा था कि जो शिक्षा होना चाहिए वह समाज के अनुरूप होना चाहिए। इस आधार पर इन्होंने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया। सबसे पहले इन्होंने कहा कि शिक्षक होना चाहिए, शिक्षार्थी होना चाहिए और समाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समाज होना चाहिए। और इन्होंने देखा कि समाज में बहुत से लोग हैं, सभी लोगों की रुचि क्षमता योग्यता एक जैसी नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि सभी लोग एक ही प्रकार के सामाजिक ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने अपने परिभाषा में परिवर्तन करते हुए शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में सम्मिलित किया। जबकि शिक्षक शिक्षार्थी और समाज के स्थान पर इन्होंने पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया। किसको सम्मिलित किया? पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया। इस तरह से इन्होंने कहा कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक अपने छात्रों को किसी विशेष पाठ्यक्रम का बोध कराते हैं। इस तरह से यह शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता शिक्षा की प्रक्रिया के रूप में हमने जाना। अगले जो भी चीज़ें हैं, अगले जो भी विशेषताएं हैं, हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।